नमः संस्कृताय। बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में संस्कृत की निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत गंगा, दारागंज, इलाहाबाद। मित्रों नमः संस्कृताय। आइए आपको आज हम संधि सूत्रों को बताते हैं, दिखाते हैं। स्लाइड भी देखते चलिएगा और हमारे साथ उच्चारण भी करते रहिएगा और सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मित्रों, संधि से 3-4 प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो संधि विच्छेद कर देगा, जैसे देव धन आलया, इसका संधि रूप होगा, ऐसे पूछ लेगा तो 4 विकल्प दिए रहेंगे और इसका सही उत्तर होगा देवालया। अथवा ऐसे पूछ लेगा कि देवालय का संधि विच्छेद क्या है, तो आप देव धन आलया ऐसा विकल्प में ढूंढेंगे। अथवा पूछेंगे देवालय में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि है। अथवा ये कहेंगे कि देवालय में किस सूत्र से संधि हुई है, तो आप आकाश सवर्णे दीर्घा कहेंगे। ठीक है, तो आइए एक सूत्र ऐसे पूछता है ना, या तो ऐसे पूछ लेगा कि भाई दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो आप आकाश सवर्णे दीर्घा कहोगे। पूछ लेगा इक यण संधि का सूत्र क्या है, तो आप इको यणच कहेंगे। तो आज हम आपको इस स्लाइड में ये वाले सवाल, जो संधि और संधि का सूत्र, या सूत्र पूछ ले कि भाई इको यणच किस संधि का सूत्र है, तो जवाब होगा यण संधि का। और यदि ये पूछ ले कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो जवाब होगा इको यणच। तो चाहे यण संधि का सूत्र पूछे तो भी हमें जवाब मिल जाएगा, और सूत्र से संधि को पूछेगा तो भी सवाल मिल जाएगा। तो एक सवाल इस प्रकार से आता है, तो एक एक सवाल जहाँ जहाँ से आ सकते हैं उस प्रकार की स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लीजिए, पहली स्लाइड है, आप दिख रही होगी, स्वर संधि सूत्र तालिका। एक तरफ संधि का नाम लिखा है और दूसरी तरफ संधि के सूत्र लिखे हैं। संधि के बहुत सारे वीडियोज आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। आज हम पूरा फोकस संधि के नाम पर और संधि सूत्रों पर करेंगे। तो पहली संधि है यण संधि। अब आपसे पूछेगा कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो लिखना है इको यणच, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाए यदि आगे अच यानी स्वर आए तो। यानी इक यानी ई उ रिल री, और अच मतलब आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो होगा क्या, यण मतलब यावा राला, तो इक के स्थान पर यण हो जाना, ये यण संधि है। इतना आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, समझा है। उदाहरण भी आपने बहुत सारे देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मध्वरी इत्यादि ही, पित्रादेशः, लादेशः, यद्यपि, अभ्युदयः, धात्रंसः, अन्वयः, गुरुवादेशः, स्वागतम, ये सारे उदाहरण यण संधि के। अब दूसरी संधि है अयादि संधि। इसका भी पूछ लेगा आपसे कि अयादि संधि का सूत्र क्या है। आपको लिखना है एचो यवा यावा। एच एक प्रत्याहार है, इस एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो आप देखिए, अयादि संधि का सूत्र पूछे तो एचो यवा यावा लिखिएगा, और यदि ये पूछे कि एचो यवा यावा यह किस संधि का सूत्र है, तो अयादि संधि लिखिएगा। ठीक हो गया। अब इसके भी आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे, मैं सिर्फ याद दिला देता हूँ उदाहरणों का। जैसे आपने चे धन अनम चैनम पढ़ा होगा, ने धन अनम नयनम पढ़ा होगा, कवे धन ए कवये पढ़ा होगा, पो धन अनः पवनः, भो धन अनम भवनम, अथवा गोधन उदयः गवुदयः, गई धन इका गायिका, गई धन अनम गायनम, इस प्रकार से। और पौधन अकः पावकः, कुछ प्रसिद्ध उदाहरण आपने अयादि संधि के देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। तीसरी संधि है गुण संधि। पूछ लेगा गुण संधि का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे आद गुणः। अथवा ऐसे पूछ ले कि आद गुणः किस संधि का सूत्र है, तो लिखेंगे गुण संधि। ठीक है। अब आप गुण संधि भी पढ़े होंगे, जरा याद करिए गुण संधि के उदाहरणों को। आपने पढ़ा होगा कि उपधन इंद्रः उपेंद्रः, हित धन उपदेशः हितोपदेशः, देव धन ऋषि देवर्षि, तव धन लकारः तवलकारः। और भी आपने सुरेशः राजेंद्रः रमेशः गणेशः महेंद्रः उमेशः गंगेशः दिनेशः महेशः, बहुत सारे उदाहरण ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सभी उदाहरण किसके हैं, गुण संधि के। अथवा आ के बाद उ आए तो ओ हो जाए, यही गुण संधि है ना। तो आप आ के बाद उ आने पर महोत्सवः गंगोदयः जलोर्मी नरोत्तमः परोपदेशः सूर्योदयः चंद्रोदयः, ये सारे उदाहरण किसके हैं, गुण संधि के।
और आ के बाद री आए तो अर होता है महर्षि, ग्रीष्मर्तु, सप्तर्षि, हेमंतर्तु इत्यादि, ये उदाहरण भी गुण के हैं। और तव धन लकारा से तवलकारा इत्यादि, ममलकारा इत्यादि, ये उदाहरण भी किसके हैं? गुण संधि के। तो अब आपने देख लिया कि यण संधि का सूत्र पूछेगा तो इको यणचि, अयादि संधि का सूत्र पूछेगा तो एचो यवा यावः, गुण संधि का सूत्र पूछेगा तो आद गुणः। आगे और भी स्वर संधि के सूत्र हैं, देखिए वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र पूछेगा तो लिखना है वृद्धिरेच। क्या लिखेंगे? वृद्धिरेच। अथवा ऐसा पूछ ले कि वृद्धिरेच यह किस संधि का सूत्र है, कौन वृद्धिरेची संधि से कौन सी संधि होती है, या वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है। इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे जाएं तो आपका जवाब होना चाहिए वृद्धिरेची। वृद्धिरेची सूत्र है और इस सूत्र से संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। आपने देखा होगा आ या आ के बाद ए या आई आएगा तो ऐ हो जाए, या आ या आ के बाद ओ अथवा औ आए तो औ हो जाए, यही वृद्धि संधि आपने पढ़ी होगी। मैं कुछ उदाहरण आपको याद दिला दूं, जैसे सदैव या जलौघः, नैवम, अद्यैव, अत्रैव, एकैकम, तथैव, तदैव, ममैव, ये सारे उदाहरण वृद्धि संधि के हैं। और जैसे वनौषधि, परमौषधि, महौषधि अथवा गंगौघः, वनौकशः, उष्णौदनम, पुष्पौकः, देवौदार्यम, ये सारे उदाहरण किसके हैं? वृद्धि संधि के। याद करते रहिएगा। अब आगे हैं दीर्घ संधि। अब आप दीर्घ संधि को समझ लीजिए। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री और ली। कहते हैं कि यदि अक के बाद सवर्ण अक ही आए, यानी आ, ई, उ, री के बाद आ, ई, उ, री ही आए तो दीर्घ हो जाएगा। ये संधि का सूत्र है दीर्घ संधि का। अथवा पूछे अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से कौन सी संधि होगी, अथवा तो हम लिखेंगे दीर्घ संधि। अब ऐसे पूछ ले कि दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है तो लिखेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र 2 प्रकार से पूछ सकता है, या सूत्र पूछ के संधि पूछ ले, या संधि पूछ करके सूत्र पूछ ले। इसके उदाहरण बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत सारे उदाहरण आप जानते होंगे। फिर भी देख लीजिए, वाचनालय है, शास्त्रागारा, देवालय, विद्यालय अथवा कपीशः, गौरीशः, मुनीन्द्रः, श्रीशः, नदीशः, परीक्षा, हरीशः, भूमिशः, पृथ्वीशः, गिरीशः, ये सारे उदाहरण किसके हैं? हाँ, इसके दीर्घ संधि के। अथवा उ के बाद उ आए तो दीर्घ उ हो जाएगा। कब? वधूधन उत्सवा, वधूत्सवा, सूक्ति, भूर्ध्वम, विष्णुधन उदया, विष्णुदया, गुरुत्साह, वधूल्लासः, साधुक्तम, गुरुपदेशः, विधूदयः, ये सारे उदाहरण। अथवा री के बाद री आए तो मातृणम, पितृणम, मातृकारः, अथवा होत्रीकारः, होतृधन ऋकारः, होत्रीकारः, पितृधन ऋणम, पितृणम, मातृधन ऋणम, मातृणम, ये सारे उदाहरण किसके हैं? री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाए, ये सारे उदाहरण हैं दीर्घ संधि के। अब दीर्घ संधि के बाद संधि आती है पूर्व रूप संधि। मित्रों, इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। क्या है? एंग। एंग भी एक प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? 2 वर्ण आएंगे। कौन कौन? ए और ओ। ए और हाँ। अब इन्होंने कहा, इस सूत्र में ये बताया गया, कहते हैं कि जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ पूर्व रूप हो जाता है। यानी ह्रस्व आ जो आ है वो अपने ए ह्रस्व आ किसकी तरह हो जाएगा? या तो ए की तरह हो जाएगा या तो ओ की तरह हो जाएगा। अब पूर्व रूप होना क्या है इसको समझ लीजिए। जो पर वाला वर्ण है वो पर वाला वर्ण क्या है? आ। यदि पर वाला वर्ण आ अपने रूप को छोड़ करके, समझ में आया? पूर्व में कौन से वर्ण है? ए और ओ। पूर्व में कौन वर्ण है? ए और ओ। यदि पर वाला, यानी पर माने बाद, बाद वाला ह्रस्व आ जो बाद में आ रहा है ह्रस्व आ, वो पूर्व में विद्यमान ए की तरह हो जाए, ये पूर्व रूप है। अथवा ह्रस्व आ ओ की तरह हो जाए, ये क्या है? पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब पर वाला, पर माने बाद में, पर माने बाद वाला वर्ण अपने रूप को छोड़ करके पूर्व में विद्यमान वर्णों के समान हो जाए, यही पूर्व रूप है। पर रूप भी सुन लीजिए। यदि अब पर रूप क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। पूर्व रूप में क्या होता है? बाद वाला वर्ण पूर्व वाले की तरह होता है, पूर्व माने पहले वाले वर्ण की तरह। और पर रूप में क्या होता है? पर रूप में इसका उल्टा हो जाता है। बाद पहले आएगा ह्रस्व आ और बाद में आएगा ए और ओ। तो जो ह्रस्व आ होगा, उपसर्ग में प्राय इत्यादि जो ह्रस्व आ है, और बाद में आएंगे ना एजते, ओषति इत्यादि, तो पूर्व वाला
प्रा में जो विद्यमान आ है वो ए की तरह हो जाए, ये पर रूप है। ए कहाँ विद्यमान है? पर रूप में, बाद में। पर रूप में ए और ओ बाद में आएंगे और पूर्व रूप में ए और ओ पहले आएंगे। ध्यान रखना, पूर्व रूप में भी जो बाद में आ है वो ए ओ की तरह हो जाएगा और पर रूप में आ पहले होगा, ए ओ बाद में होंगे, तो आ जा करके ए ओ की तरह हो जाएगा। अब पूर्व रूप और पर रूप में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको सुने रहना। अब मैं फिर से पूर्व रूप की संधि आपको बता रहा था। पूर्व रूप संधि में सूत्र पूछ लेगा तो लिखना है एंगा पदांता दति, अथवा ये पूछ ले कि एंगा पदांता दति यह सूत्र किस संधि का है, तो आपको लिखना है पूर्व रूप संधि। और इसके उदाहरण भी मैं आपको बता दूं, हरे धन अव बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, हरेव बनेगा। ऐसे विष्णु धन अव विष्णोव बनेगा, को धन अपि कोपि बनेगा, और इनके बीच में एक अवग्रह आ जाता है जो आ की सूचना देने के लिए होता है। अब पररूप संधि का सूत्र पूछेगा तो पररूप संधि का सूत्र क्या लिखेंगे? एंगी पररूपम। एंग भी प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में भी दो वर्ण आएंगे। कौन कौन? ए और ओ। ए और ओ। अच्छा, पूर्व रूप में भी एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है। पूर्व रूप में भी एंग है और पर रूप में भी एंग है, यानी पूर्व रूप में ए और ओ होगा और पर रूप में भी ए और ओ होगा, क्योंकि दोनों में सेम प्रत्याहार है। एंगी पर रूपम में भी एंग प्रत्याहार है और एंग पदांता दति में भी एंग प्रत्याहार है, और एंग प्रत्याहार में भी ए और ओ का बोध होता है। तो अब अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्व रूप में ए और ओ पहले होगा और पर रूप में ए और ओ बाद में होगा। क्लियर हो गया? हाँ, एंग में चूंकि सप्तमी विभक्ति लगी है सूत्र में, जिसमें सप्तमी विभक्त्यंत पद होते हैं वो पर वर्ण होते हैं। ठीक है, तो एंग का मतलब भी हुआ क्या? ए और ओ। एंग एक प्रत्याहार है, ए और ओ की सूचना दे रहा है। और एंगः पदांतादति जो पूर्व रूप का सूत्र है, एंग भी प्रत्याहार है। समझ में आ गया? अब आपको देखना है पररूप संधि के उदाहरण, जैसे प्राधन एजते, तो क्या बना? प्रेजते बना। नहीं तो प्रा में आ था, आगे ए आ रहा था। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार आ के बाद ए आए तो ऐ हो जाना चाहिए था और बनना चाहिए था प्रैजते। क्या बनना? प्रैजते बनता, यदि पररूप संधि का एंगी पररूपम सूत्र नहीं होता तो अब प्रेजते उदाहरण पूछेगा किस संधि का है, तो आपको पररूप संधि लिखना है। ठीक है, और हरेव उदाहरण पूछेगा तो पूर्व रूप का है। विष्णोव उदाहरण किसका है? तो पूर्व रूप का है। और उपोषति उदाहरण किसका है? उपधन ओषति। उपधन ओषति, तो यह उदाहरण किसका होगा? पररूप का। पूर्व रूप और पररूप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी पूर्व रूप से सवाल पूछता है तो दोनों विकल्प देता है ताकि आप कन्फ्यूजिया जाएं। पूर्व रूप पूछेगा तो पररूप भी उदाहरण देगा, ताकि आप यदि क्लियर नहीं है कि पूर्व रूप क्या है और पररूप क्या है तो आदमी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो गड़बड़ाना नहीं है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है उन सब स्थानों को सही करना है। अब आखिरी है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा है वैसा ही रहना। ठीक है, प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम यह सूत्र है। पूछेगा प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है, तो प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम अथवा प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम किस संधि का सूत्र है, तो प्रकृति भाव संधि का सूत्र है, ऐसा आपको लिखना चाहिए। ठीक हो गया, प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र है प्रकृति भाव संधि का। अब कुछ उदाहरण सुन लीजिए। प्रकृति भाव का मतलब यही होता है कि कोई भी संधि ना होना, अर्थात जैसा है वैसा ही रहना। प्लुत और प्रगृह्य वर्णों को प्रकृति भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। जैसे देखना, हरि धन एतौ, हरि में जो दीर्घ ई है ये द्विवचनांत है, और ईकारांत द्विवचनांत, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, बोलिए क्या है? ईकारांत द्विवचनांत हो और उकारांत द्विवचनांत हो और एकारांत हो और द्विवचनांत हो तो प्रगृह्य संज्ञा होगी ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। याद आया? अब हरि ही हरि हरया रूप चलता है, तो हरि जो आपका ये हरि धन एतौ में हरि है, ये ईकारांत है, द्विवचनांत है, इसलिए ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण आएंगे तो संधि कार्य नहीं होता है। नहीं तो हरि के रा में ई है और आगे एतौ का ए है, तो ई के बाद कोई भी स्वर आए तो इको यणच से यहाँ पर यण संधि होनी चाहिए थी। समझ में आया? तो हरि धन एतौ यदि हरि होता तो हो जाता है। समझ में आया? और हरि के बाद यानी छोटी ई होती, द्विवचनांत ई नहीं होती, तो ये हाँ,
तब तो ये फिर प्रगृह वर्ण होता ही नहीं, और प्रगृह वर्ण नहीं होता तो केवल प्लुत और प्रगृह में ही प्रकृति भाव होता है, तब फिर यण संधि हो जाती। समझ में आया? हरि धन एतौ, हरि एतौ जैसा है वैसा ही रहेगा, अर्थात ई के स्थान पर या नहीं होगा। विष्णु धन इमौ, विष्णु के नाम में आप ऊ देख रहे हैं, दीर्घ ऊ, विष्णु का रूप पढ़ेंगे तो विष्णु, विष्णु, विष्णवः ऐसा चलेगा। इसका मतलब विष्णु में जो दीर्घ ऊ है वो विष्णु शब्द का द्विवचनांत रूप है, और यदि दीर्घ ऊ द्विवचनांत हो तो प्रगृह संज्ञक होता है। कैसा? और यदि प्रगृह संज्ञा है तो संधि कार्य नहीं होगा, फिर उसको समझिए प्रकृति भाव होगा। संधि होगी तो आप कौन संधि होगी? विष्णु धन इमौ में पूछ ले तो आपको लिखना है प्रकृति भाव संधि होगी। क्या लिखेंगे? प्रकृति भाव। पूछे कि विष्णु धन इमौ का संधि विच्छेद कीजिए तो यही संधि विच्छेद है, विष्णु धन इमौ का संधि विच्छेद विष्णु धन इमौ ही है। अब पूछे कि विष्णु धन इमौ का संधि करिए तो विष्णु धन इमौ की संधि विष्णु धन इमौ ही है। ठीक हो गया? यह प्रकृति भाव जैसा है वैसा ही रहना, यह भी एक संधि है। ठीक हो गया? अब आगे देखिए, इसी तरह गंगे धन अमु, गंगे अमु, अथवा भानु धन एतौ, भानु एतौ, इस प्रकार आपने देख लिया, यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुआ। कोई दिक्कत? इतनी दूर तक कर लेंगे ना? हाँ, तो आपने ये देखा कि हम लोग स्वर संधि के सभी संधियां और सभी सूत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। हम कल आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सूत्र और किस संधि में कौन सा सूत्र है, जैसे स्तोश्चुनाश्चु है, इष्टुत्व संधि है, जलाम जसोन्ते है, इन सारी संधियों की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। मित्रों, ये जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अथवा जो लोग एमपी वर्ग 1 और 2 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अथवा जो लोग राजस्थान जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा में, वो छोटी से छोटी परीक्षा लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में संधि और संधि के सूत्र पूछे ही जाते हैं। इधर भी स्लाइड बनाने के पीछे का प्रयोजन सिर्फ ये है कि कुछ ही स्लाइडें ऐसी जाएं जिनसे सवाल आए ही आए। आप कोई भी स्लाइड देखें तो 1-2 सवाल आपको मिल जाएं। वैसे तो संधि की पूरी कक्षाएं चलती हैं, आपको मिलती होंगी, आप पढ़ते होंगे, पर यदि आप इस स्लाइड को पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि संधि और संधि के सूत्रों में से एक सवाल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमपी वर्ग 1 के लिए मैं फिर से याद दिला दूँ, एक एमपी वर्ग 1 और 2 के लिए पूरे नोट्स बन रहे हैं, टाइप हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप ज़रूर बेचैन ज़रूर हो रहे होंगे, हर परीक्षार्थी बेचैन होता ही है, लेकिन मित्रों आपका जो विश्वास है संस्कृत गंगा पर, वो विश्वास ना टूटे, कहीं गलती ना चली जाए, कोई प्रश्न गलत ना हो जाए, प्रश्नों के उत्तर गलत ना हो जाएं, हलंत विसर्ग की गलतियां ना रह जाएं, इसके लिए बार बार नोट्स बनाया जाता है, देखा जाता है, प्रूफ कराया जाता है, इसके बाद फाइनली आपके पास भेजा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कल आपको कुछ ना कुछ अवश्य दे पाऊँगा। बस मित्रों, आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।